हेलो एवरीवन। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे 25 अप्रैल के जो विजन के जो डेली करंट अफेयर्स आते हैं उसमें बहुत सारी न्यूज़ जो है ना इसमें कॉमन होगी उसी से जो आज के इनसाइट में थे। लेकिन मैं आप लोग को रिकमेंड करूँगा आप लोग डेली ना दोनों वाली न्यूज़ सुना करो, क्योंकि ना मैंने बहुत टाइम से नोटिस कर रहा हूँ दोनों के अंदर ना बहुत सारा डिफरेंस होता है। कुछ टॉपिक्स इनसाइट ज़्यादा कवर करता है, कुछ टॉपिक्स विजन ज़्यादा कवर करता है। तो प्रीलिम को लेकर ना आप दोनों के दोनों को ध्यान से पढ़ा करो। तो स्टार्ट करते हैं। Lockdown brings aerosol levels to a 20-year low in northern India, finds NASA। एरोजोल्स क्या होते हैं? ये बहुत ही लाइट पार्टिकल्स होते हैं। जनरली आपने जो ये परफ्यूम्स वगैरह यूज़ किए होंगे, स्प्रे पेंट्स यूज़ करते होंगे, तो उसमें क्या होता है कि हाई प्रेशर के ऊपर ना वह बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स को फिल करते रहता है लिक्विड के अंदर। तो ये एरोजोल ज़रूरी नहीं है कि वो लिक्विड वाले ही होते हैं, ये एयर में भी होते हैं और बाकी भी आपको बहुत जगह मिल जाएंगे। ये स्टॉर्म वगैरह में होते हैं, डस्ट वगैरह के पार्ट में भी होते हैं। ये इनका कंटेंट नीचे कैसे आ गया है, ये एक डेटा है जिसको मॉडरेट रेजोल्यूशन इमेजिंग स्पेक्ट्रोरा डायोमीटर जो MODIS है नासा का टेरा सैटेलाइट का, उसने बताया कि एरोजोल की जो ऑप्टिकल डेप्थ है 2020 के अंदर 2016-19 से बहुत कम नीचे आ गई है। उसके 2-3 लेवल होते हैं। AOD 1 का मतलब होता है वेरी हेजी कंडीशन, हेजी मतलब थोड़ा ब्लर ब्लर दिखना, साफ ना दिखना। और AOD लेस देन 0.1 का मतलब होता है बहुत क्लीन होना। तो मोडिस क्या होता है? विजिबल होता है, थर्मल इंफ्रारेड सेंसर होता है जो कि टेरा और एक्वा सैटेलाइट्स में होता है नासा की, और ये स्पेशल कवरेज करता है अर्थ की। ये जो डेटा है ये क्या, इसका फ़ायदा क्या होगा? इससे ना हमको ग्लोबल डायनामिक्स समझ में आएंगे, लैंड के ऊपर, ओशन के ऊपर और लोअर एटमॉस्फेयर के। क्योंकि आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा इतना सारा लॉकडाउन के बाद ना एनवायरनमेंट बहुत क्लीन हो गया है। दिल्ली जैसे एरिया के अंदर 50% पॉल्यूशन डाउन आ गया है। आप लोगों ने अगर हरिद्वार जैसे एरिया की न्यूज़ देख रहे हो तो वहाँ पर गंगा इतनी क्लीन हो गई कि वहाँ पर फिशेज़ आ गई हैं कोस्ट के ऊपर। हरिद्वार जैसे सिटीज़ के अंदर फिशेस भी आ गई हैं रिवर के अंदर, पहले नहीं था ये सब। तो इन दी अर्ली स्प्रिंग्स इन गंगे गेंजिस वैली नदर, अच्छा हिंदी के अंदर हम गंगा बोलते हैं, इंग्लिश में हम लोग उसको गेंजिस बोलते हैं। नदर्न इंडिया के अंदर ह्यूमन एक्टिविटीज़ है ना, उनसे बहुत सारा एरोजोल डेवलप होता था। एरोजोल क्या होते हैं? टाइनी सॉलिड लिक्विड पार्टिकल्स होते हैं जो कि विजिबिलिटी रिड्यूस कर देते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर ये होते हैं डस्ट स्टॉर्म, वोल्केनिक एरप्शन से, फॉरेस्ट फायर से। ह्यूमन एक्टिविटीज़ के अंदर क्या होता है? जब फॉसिल फ्यूल बर्न करते हैं, क्रॉप प्लांट करते हैं। अभी दोनों ही चीज़ें बंद हो गई है, नेचुरल वाला भी बंद हो गया है, ह्यूमन वाला भी बंद हो गया, इसलिए इसका जो लेवल है बहुत डाउन आ गया है। पर इन्होंने बोला कि सदर्न इंडिया के अंदर इसका जो लेवल है ना वो थोड़ा सा इंक्रीज़ हो गया है। अब इसके रीज़न जो है वो क्लियर नहीं है, लेकिन वो बोल रहे हैं कि वेदर पैटर्न के कारण भी हो सकता है और एग्रीकल्चर फायर के कारण भी हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फाइनेंस कमीशन की। तो जो 15 फाइनेंस कमीशन था उसने अपनी मीटिंग की थी अपने एडवाइजरी काउंसिल के साथ। तो फाइनेंस कमीशन की हम अगर बात कर लेते तो 1951 से फॉर्म होना स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और प्रेसिडेंट ने अपॉइंट करते हैं, ऑलराइट। हर 5 साल में फाइनेंस कमीशन आता है। इसका काम क्या होता है? स्टेट और सेंटर के जो फाइनेंस होते हैं ना, फाइनेंस रिलेशन बताता है स्टेट और सेंटर की और इंडिविजुअल स्टेट्स की। हेडक्वार्टर इनका ऑब्वियसली न्यू दिल्ली ही होता है। जो 15 फाइनेंस कमीशन हमारा चल रहा है जो ये वाला, इसके हेड कौन है? इसके हेड है NK सिंह। NK सिंह जी हैं, वो एक IAS हैं, वो इसके हेड हैं। ये बना कब था? ये 2017 में बना था, ऑलराइट। और एक चीज़ रह गई इसमें, वो हो गई कि इसका आर्टिकल कौन सा होता है? आर्टिकल 280 के अंडर आता है ये जो फाइनेंस कमीशन होता है हमारा, ठीक है। अब हम बात करते हैं इन्होंने क्या कहा कि काउंसिल ने ऑब्जर्व किया है कि कोविड-19 जो पेंडेमिक हुआ है ना, इसके कारण डोमेस्टिक एक्टिविटी में बहुत स्लो हो गया है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बिजनेस एंटरप्राइज जो है उनको कैश फ्लो की दिक्कत आ रही है। ग्लोबल डिमांड के हिसाब से भी ग्लोबल रिसेशन को नोटिस किया इन्होंने। फिर उन्होंने सजेशन क्या क्या दिया है? उन्होंने कहा कि प्रोजेक्शन ऑफ रियल जो GDP ग्रोथ थी ना मार्च 2020 की, उसको दोबारा से कंसिडर किया जाए, उसको रिवाइज़ किया जाए। फिर उन्होंने कहा कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ है, वहाँ पर कैश की बहुत सारी कमी हो गई है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसा कोई मैकेनिज़्म बनाया जाए ताकि वहाँ पर कैश प्रॉब्लम्स ना आए। और उन्होंने बोला है कि बैंकरप्सीज अवॉइड करने के लिए जो ये NPs होते हैं, नॉन प्रॉफिटेबल एसेट्स होते हैं, इसके ऊपर काम किया जाए। फाइनेंशियल सेंटर और स्टेट के, तो उन्होंने कहा कि इनको फ़िलहाल ऐसे पेंडेमिक के अंदर बैलेंस बना के रखने के लिए, जो जैसे आप लोगों ने न्यूज़ फॉलो करते हो अगर ये वाली, तो RBI ने वेज एंड मीन्स का जो एडवांस था वो स्टार्ट किया था। तो फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंड किया कि ऐसी जो स्ट्रेटजीज़ हैं आती रहनी चाहिए। नेक्स्ट हमारी जो न्यूज़ है महाराष्ट्र के CM नॉमिनेशन की न्यूज़ है। ये ना इन्होंने यहाँ पे बहुत छोटा बता रखा है। मैंने कल वाले इनसाइट के अंदर ना ये पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है बहुत अच्छे से, और मैंने यूट्यूब पे देखा था किसी ने भी इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया नहीं है। आप इनसाइट वाला देख लेना, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। मैं यहाँ पर थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ हल्का सा। इसमें हुआ क्या है ना,
जो सीएम जो बने हैं वहाँ पर उद्धव ठाकरे जी, वो क्या है कि वो किसी स्टेट लेजिस्लेचर का पार्ट नहीं है। तो सीएम बनने के लिए आपको या तो लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर होना चाहिए होता है, वो दोनों में से किसी का पार्ट नहीं है। तो ऐसा इंसान क्या सीएम बन सकता है? हाँ, बन सकता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग आर्टिकल 164 यही कहता है कि बन सकता है, लेकिन वो सिर्फ 6 मंथ्स के लिए बन सकता है। तो अगर वो 6 मंथ्स के अंदर किसी स्टेट लेजिस्लेचर का पार्ट बन जाता है तो ठीक है, नहीं बन जाता तो 6 मंथ्स के बाद उसे रिज़ाइन करना पड़ेगा। तो उद्धव ठाकरे जी ने का प्लान ये था कि ठीक है, बन जाते हैं सीएम, बाद में हम लोग इलेक्शन करवा लेंगे और फिर मैं किसी भी स्टेट लेजिस्लेचर का पार्ट बन जाऊंगा। लेकिन अभी इलेक्शन तो हो नहीं सकते, क्यों? क्योंकि कोविड का लॉकडाउन चल रहा है। तो इलेक्शन कमीशन ने जो हमारे इलेक्शन थे वो पोस्टपोन कर दिए। अब इनके पास क्या ऑप्शन बचा है? इनके पास दो ऑप्शन बचे हैं। पहला ये कि जो गवर्नर हैं वो इनको नॉमिनेट कर दे। नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं ना, जैसे राज्यसभा में 12 होते हैं, वैसे ही स्टेट लेवल के ऊपर भी होते हैं। तो या तो गवर्नमेंट इनको नॉमिनेट कर दे, जिसके अंदर कैटेगरीज होती हैं डिफरेंट डिफरेंट, जो कि लिटरेचर, आर्ट, साइंस, सोशल साइंस। अब एक डिफरेंस और समझ लो एडिशनली, राज्यसभा के अंदर जो कैटेगरीज होती हैं वो 4 होती हैं: लिटरेचर, आर्ट, साइंस, सोशल सर्विस। और स्टेट लेवल के ऊपर इसमें एक एडिशनल एक और ऐड जाती है, वो होती है कोऑपरेटिव सेक्टर। तो उद्धव ठाकरे जी जो हैं वो इसके अंदर ना किसी भी क्राइटेरिया में फिट नहीं बैठते हैं इनमें से। तो क्या इनके पास कोई ऑप्शन है? ये वाला थोड़ा टफ पड़ेगा, क्योंकि ये गवर्नर पे डिपेंड करता है, गवर्नर इनको नॉमिनेट करते हैं या नहीं करते हैं। दूसरा ऑप्शन इनके पास ये होता है कि 6 मंथ्स बाद रिज़ाइन कर दें और दोबारा से ओथ ले लें। तो क्या ये अलाउड है? इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन एक बार पहले ऐसा हुआ था पंजाब के अंदर भी, कोई तेज प्रकाश जी, तो उन्होंने ऐसे ही किया था, 6 मंथ्स के बाद सीएम बने तो रिज़ाइन करके दोबारा बन गए। तो सुप्रीम कोर्ट ने ना उनको बहुत फटकार लगाई थी कि बहुत अनकॉन्स्टिट्यूशन है, आप ऐसे हर बार 6 महीने में रिज़ाइन करके सीएम नहीं बन सकते हैं। तो उस टाइम तो वो चल गया था, लेकिन फ़िलहाल अगर सुप्रीम कोर्ट इसको बिल्कुल भी अलाउ नहीं करेगा, इनको कोई बहुत स्ट्रिक्ट डिसीजन लेगा इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट, तो इसलिए उद्धव ठाकरे जी ये तो कर नहीं सकते कि रिज़ाइन करके दोबारा सीएम बन जाए। उनको किसी न किसी तरीके से स्टेट लेजिस्लेचर का पार्ट बनना ही पड़ेगा। ये इस न्यूज़ में, ये जो अपडेट आया है ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट के ऊपर यूएनसी टैड का, ये तो मैंने आपको पिछले वाली न्यूज़ में भी समझा दिया है। फिर भी मैंने आपको बता दिया था कि ये वाली जो न्यूज़ है ना, इसको आप लोग यहाँ पे मत पढ़ो, इन्होंने बहुत ही कम शॉर्ट में दे रखा है। इसको आप लोग स्टडी आई क्योंकि वीडियो देखो यूएनसी टैड की और आरबीआई का जो ऑपरेशन ट्विस्ट है, उन्होंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूँगा तो मुझे तो तकरीबन आधा घंटा लग जाएगा 2 टॉपिक्स एक्सप्लेन करने में। इन्होंने पूरा डेप्थ में समझा नहीं रखा है। नेक्स्ट हमारा मिनिस्ट्री जो पंचायत राज की, उन्होंने 24 अप्रैल को नेशनल पंचायती राज डे सेलिब्रेट किया है। 24 अप्रैल 1993 के अंदर हमारा 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया था, जिसने पंचायती राज सिस्टम एग्जिस्टेंस में आया था। पंचायती राज सिस्टम जो था हमारा, ये महात्मा गांधी जी का आइडिया था कि पंचायत होनी चाहिए हमारे पास। इस ओकेजन के ऊपर पीएम ने जो है एक स्वामित्व स्कीम का लॉन्च किया है और एक ई ग्राम स्वराज पोर्टल लॉन्च किया है। इसके थ्रू क्या होगा कि डिजिटाइजेशन होगा, ड्रोन का यूज़ करेंगे गवर्नमेंट लेवल के, ये स्टेट रूरल एरियाज़ के अंदर जाके ना ड्रोन से मैपिंग करेंगे लोगों के लैंड्स वगैरह की, उसके डिजिटाइजेशन होगा। उन लोगों के पास सबको उनके प्रॉपर्टी कार्ड मिलेंगे, तो स्टेट को मेजरमेंट्स करने में आसानी होगी और स्ट्रीमलाइन प्लानिंग होगी, रेवेन्यू कलेक्शन इजी हो जाएगा, क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। और लोगों को लोन लेना बहुत इजी हो जाएगा क्योंकि उनके पास प्रॉपर्टी कार्ड होगा उनके पास। क्योंकि जनरली क्या होता है ना, रूरल एरियाज़ में लैंड डिस्प्यूट्स बहुत चल रहे होते हैं और डिजिटल कुछ भी नहीं है, हमारा डेटा जो सब कागज़ों के ऊपर है, पुराने कागजात वगैरह ज़मीन के, बहुत प्रॉब्लम होती है। बहुत बार तो कम ज़मीन के कागजात होते भी नहीं हैं। तो इस मीडियम के थ्रू ये भी 6 स्टेट्स में लॉन्च की गई है स्कीम टेस्टिंग के लिए, और इसके बाद सर्वे के बाद इसको फर्दर एक्सटेंड किया जाएगा। आप देख लेते हैं न्यूज़ में और क्या क्या चल रहा है। प्रकृति प्रेडिक्शन एंड असेसमेंट ऑफ कोरोना इन्फेक्शन एंड ट्रांसमिशन इन इंडिया, ये एक वेब बेस्ड डैशबोर्ड है आईआईटी दिल्ली का। ये स्टेट वाइज और डिस्ट्रिक्ट वाइज प्रेडिक्शन कर देता है कि कितने इन्फेक्शन हो चुके हैं, कितने होने के और चांसेस रहेंगे। आईआईटी दिल्ली को लो कॉस्ट टेस्टिंग किट के लिए आईसीएमआर से अप्रूवल मिल गया। ये पहला एकेडमिक इंस्टीट्यूट है जिन्होंने एक लो कॉस्ट के ऊपर पीसीआर बेस्ड एक डायग्नोस्टिक सेटअप किया है। और ये जो है फर्स्ट प्रोब फ्री एसे है कोविड-19 का, जिसको आईएमआर ने अप्रूव किया है। और इसके अंदर फ्लोरेसेंट प्रोब का यूज़ भी नहीं होता। वाइट लैब एटीएम्स जो हैं, वाइट लैब एटीएम और ब्राउन लैब एटीएम के अंदर सिंपल यही डिफरेंस होता है। जो वाइट लैब एटीएम होती हैं वो सेटअप और ऑन की जाती हैं प्राइवेट नॉन बैंक एंटिटीज़ के थ्रू, और जो ब्राउन वाली होती हैं वो स्टेट अपने अंदर करता है खुद या फिर किसी को हायर करता है, जैसे टीसी जो टाटा है वो इनको हायर करता है। तो इन्होंने कहा कि जो वाइट लेबल एटीएम्स है ना, उनके अंदर ट्रांजेक्शन जो है ना 50% डाउन आ गया है।
नेक्स्ट है गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल। ये कोई न्यूज़ में नहीं है खास ऐसा, लेकिन आपको पता होना चाहिए। पॉलिटिकल और इकोनॉमिक अलायंस है 6 कंट्रीज़ का अरेबियन पेनिनसुला में, बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। 1981 में बना था। इसके जो हेडक्वार्टर है वो रियाद में है। नेक्स्ट है देहिंग पटकाई एलिफेंट रिजर्व जो है, जो नेशनल बोर्ड है वाइल्ड लाइफ का, उन्होंने रिकमेंड किया है कि कोल माइनिंग जो है ना वो यहाँ पे आप कर सकते हो। तो देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, इसको जयपुर रेन फॉरेस्ट भी बोलते हैं। और ये एक डेसिडियस रेन फॉरेस्ट है, सेमी एवरग्रीन रहता है। ओनली पैच ऑफ वर्जिन रेन फॉरेस्ट इन असम। देहिंग रिवर जो है वो यहाँ से फ्लो करती है। पटकाई वहाँ पर पहाड़ हैं और ये अरुणाचल प्रदेश को भी जोड़ता है। वहाँ का जो देवमिली एलिफेंट रिजर्व है उससे कनेक्ट करता है। तड़ोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व जो है ये चांदीपुर डिस्ट्रिक्ट में है महाराष्ट्र के। ये महाराष्ट्र का ओल्डेस्ट और सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। ये सदर्न ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस टीक फॉरेस्ट होता है, टाइगर का हैबिटेट है। अंधेरी का जो नाम है, जो एरिया है महाराष्ट्र में अंधेरी, उसका नाम जो अंधेरी रिवर से आया है। फोना यहाँ पे जानवर कौन से मिलते हैं? टाइगर, इंडियन लेपर्ड, स्लॉथ बेयर, गोर, नीलगाय, ढोल, स्ट्रिपिड हाइना, स्मॉल इंडियन सिवेट, जंगल कैट एट्सेट्रा। नेक्स्ट है हमारे पास दो लास्ट की न्यूज़ है। देवनहल्ली पोमेलो चकोटा, ये एक वही मैंने आपको पिछले वाले में इंसाइट वाले में बताया था, ये एक सिट्रिक फ्रूट है। और इसको बेसिकली जो ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है हमारा बेंगलोर का, कैंपगोड़ा मैंने आपको बताया था, वहाँ के एक लीडर हुआ करते थे पहले, उनके नाम पर ये एयरपोर्ट को नाम दिया गया है। वहाँ पे 500 पोमेला के ट्रीज़ लगाए जाएंगे। ये जो है 50 से 150 साल तक जी सकता है। 25 फीट तक इसकी हाइट जाती है। हर साल ये 24 इंच तक ग्रो करता है, ये जो पौधा होता है। इसको जीआई टैग मिला था कर्नाटका की तरफ से। और सैटेलाइट नूर जो है, आपको पता होगा ईरान ने अपनी पहली सैटेलाइट लॉन्च कर दी है, जो उनका इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड कॉर्प्स है उनके थ्रू। ये हो गया। विज़न जो है संडे का वो देता नहीं है, सॉरी संडे का और मंडे का जो विज़न है ना, डेली करंट अफेयर्स है, वो विज़न मंडे को रिलीज़ करता है। तो कल के कोई होंगे नहीं, तो कल हम लोग ये मंथली कंपाइलेशंस ही करेंगे। थैंक यू।